नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी एनसीईआरटी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 की बात की थी। 8th क्लास के हमारे साइंस के एनसीईआरटी के नोट्स चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 की। तो जल्दी से तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आज हमारी ये क्लास चल रही है, तीसरी क्लास है और हमने 7th क्लास के नोट्स लगभग कर लिए हैं। सारे 7th क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही 8th क्लास अभी चल रही है। तो 8th क्लास के बाद हम 9th क्लास के पूरे नोट्स लेंगे। चाहे आप 8th की कोई भी अगर 8th की क्लास ले रहा है तो अच्छी बात है, बाकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि एनसीईआरटी बेस से ही क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होते हैं, यानी संश्लेषित फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो ये होते क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना, पहली बात तो ये होती है संश्लेषित रेशे और कृत्रिम रेशे। ये दोनों एक ही चीज़ है, जो कि क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। क्या होता है, मानव निर्मित। यहाँ पर क्या है, देखो, संश्लेषित रेशे और कृत्रिम रेशे दोनों ही एक ही चीज़ है और दोनों कौन, मानव निर्मित होता है, यानी मनुष्य बनाता है। अगर आपको चाहिए कि उदाहरण कौन कौन से, जैसे कि नायलॉन है ना, रियन है और पॉलिएस्टर है, ये तीनों क्या है, कृत्रिम रेशे बोल सकते हैं या संश्लेषित रेशे बोल सकते हैं। संश्लेषित किया हुआ रेशा ही तो संश्लेषित क्या रहेगा। तो संश्लेषित करता कौन है, मनुष्य ही करता है। तो क्या हो जाएगा, यानी ये मानव निर्मित है। दोस्तों, आपको एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस प्रकार क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नायलॉन, रियन और पॉलिएस्टर। तो ये तीन है आपके सामने। अब बात करते हैं बहुलक। देखो, बहुलक का हिंदी में अर्थ क्या होता है। अगर हम बहुलक की बात करते हैं, एक से अधिक, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉलीमर। और पॉली का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, अनेक, और मर का क्या होता है, इकाई। यानी जो अनेक इकाई में होता है उसको हम बहुलक बोलते हैं। और बहुलक किससे बनते हैं, आपके संश्लेषित रेशे से। तो उसी से आपके क्या बनते हैं, बहुलक बनते हैं। और ये जो बहुलक शब्द है जो आप बात कर रहे हैं ग्रीक भाषा का, पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा का किसका है, पॉलीमर। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई। तो यहाँ पर पॉलीमर शब्द किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर आपको एक एक टॉपिक समझ में आ रहा है तो बस एक निवेदन है, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको 8th 9th 10th सब टोटल एनसीईआरटी बेस पर आपको पूरा का पूरा करवा दिया जाएगा, वो भी अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो। चलो, ये नोट्स आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ, ये जो मेरे नोट्स हैं ये बिल्कुल शॉर्ट बनाए हुए हैं। इसे मैं समझाता हूँ तो अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ, तो इसलिए आप आराम से इसको उतार सकते हैं। तो पीडीएफ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी। चलो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलो, ये आ चुके हैं हम अगली स्लाइड की ओर। देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है बहुलक की। तो देखो, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। बहुलक क्या होते हैं, एक तो बनाए भी जाते हैं, मैंने कहा था कि संश्लेषित रेशे से बहुलक बनाए भी जा सकते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति में भी पाया जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इनके रेशे, यानी एक से अधिक रेशे होते हैं, उनको बहुलक कहते हैं। हमेशा नाम को पकड़ो आप, बहुलक क्या होता है, एक से अधिक रेशे। अभी मैंने बताया था पॉलीमर शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जहाँ पर पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई। तो यानी अनेक इकाइयों में होता है, यानी उसमें सीधी सी बात है कि अनेक रेशे होंगे, असंख्य रेशे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर बहुलक कहलाएगा। अब बात आती है, क्या ये प्रकृति में पाए जाते हैं। बिल्कुल, बहुलक भी प्रकृति में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कपास क्या है, कपास एक प्रकार का बहुलक है। मैंने कहा ना, हम बना भी सकते हैं और ये प्रकृति में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुलक, अब अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बहुलक क्या है, कृत्रिम है या प्रकृति में पाया जाता है, उपयुक्त दोनों, तो वहाँ पर आपको आंसर देना है उपयुक्त दोनों, क्योंकि ये प्रकृति में भी पाया जाता है और साथ ही बनाया भी जाता है ना। तो कपास क्या है, देखो, कपास से प्राप्त होता है आपका सेलुलोस। क्या प्राप्त होता है, सेलुलोस। और सेलुलोस से किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की। तो ये क्या है, इकाइयों में निर्मित रहता है। देखो, कपास में क्या क्या होता है, सेलुलोस होता है। देखो, सेलुलोस आपको पता होगा कि जो सेलुलोस होता है वो किस में पाया जाता है, अधिकतर पादपों में पाया जाता है। किस में, पादपों में। तो जो ग्लूकोज, देखो इसमें क्या 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 होता है कपास में, हम बात करें, देखो सेलुलोज, ग्लूकोज आदि इकाइयों से क्या होता है, ये निर्मित होता है। देखिए, कपास किससे बन गया, यहाँ पर बहुलक की किससे बना, देखो ग्लूकोज से बना, सेलुलोज से बना और कपास से, तीनों से एक पूरा बहुलक यहाँ पर तैयार हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति में पाया जाता है। क्यों, ग्लूकोज प्रकृति में होता है, सेलुलोज प्रकृति में होता है और कपास प्रकृति में होता है ना। चलो, अब चलते हैं आगे।
प्रमुख संश्लेषित रेशे, बिल्कुल बिल्कुल। प्रमुख संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? अब पहला रेशा आपके सामने आ रहा है रियोन। कौन सा रेशा है? रियोन। अब देखो ये कैसा रेशा है, ध्यान देना, ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा। अब इसको आप बनाओगे कैसे? अगर इसको आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो आपको लेना है पहला सेलुलोज। सेलुलोज किस में पाया जाता है? पादपों में होता है सेलुलोज। तो जो पादपों का जो सेलुलोज है तो उसको लेना है, और उसके अंदर आपको क्या करना है? NaOH प्लस CO2 को मिलाना है। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2। CO2 यहाँ पर गैस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको क्या करना है? इसके अंदर मिलाना है। और फिर क्या करना है? गाढ़ा दरो करना है। गाढ़ा दरो यानी अच्छी तरीके से दरो बना लेना है, जिसको हम बोलते हैं विस्कोट बोलते हैं, ठीक है। और उसकी क्या बना लेनी है? लुगदी। अब जैसे ही लुगदी बना लोगे तो थोड़ी टाइम बाद उसको देखोगे तो आपको अनेक रेशे उसमें नजर आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? आपका कृत्रिम रेशा बन जाएगा, या कृत्रिम रियोन बन जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा। तो ये होता है आपका रियोन, इस प्रकार इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि इसके अंदर कृत्रिम रेशा रियोन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो NaOH प्लस CO2। चलो चलते हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों NCERT बेस चल रहे हैं, तो NCERT बेस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो रियोन, देखो रियोन क्या है? तो देखो कपास मिलाकर, अब देखो रियोन, आपको पता है कि रियोन क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। मैंने आपको बता दिया कि रियोन बनाते कैसे हैं। सेलुलोज के अंदर NaOH की मात्रा प्लस CO2 की मात्रा डाल देने से उसको हम फिर गाढ़ा दरों के रूप में बदल देते हैं, तो क्या बन जाता है? आपका रियोन बन जाता है। ये क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। चलो अब बात करते हैं, अगर हम इसी रियोन के अंदर में अगर कपास मिला दूँ, क्या मिला दूँ? कपास, जो क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। मैंने बताया था कि प्राकृतिक बहुलक, कपास क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। अगर उसके अंदर हम सेलुलोज वगैरह मिलाते हैं तो बन जाता है आराम से सेलुलोज, ग्लूकोज, ये क्या है? सारे प्राकृतिक बहुलक है। चलो अगर रेयन के अंदर मैं अगर कपास मिला दूँ तो हमें क्या प्राप्त होगी? बिस्तर और चादरें। आपने बाज़ारों में देखा होगा जो बिस्तर और चादरें मिलती हैं, जिसके अंदर कपास भी मिलाया हुआ होता है और रेयन भी होता है ना, जो कि कृत्रिम रेशा है ना। चलो, या ऊन के साथ मिलाकर हम कालीन, जो कालीन बनती है ना, तो कालीन क्या है? पूर्ण रूप से उसके अंदर कपास भी होता है और ये जो आपका रेयन है ये भी होता है, बिस्तर वगैरह है, तो ये इसमें क्या होता है? आपके रेयन, ठीक है। चलो बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। देखो NCERT बेस पढ़ने का यही अर्थ है कि हमें अच्छी प्रकार से कोई भी जो टॉपिक है वो आराम से समझ में आ जाता है। चलो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आ रहा है नाइलॉन, और मैं कह देता हूँ कि नाइलॉन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतरीन है NCERT बेस ही आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना गाइडों के अंदर आप थोड़े विचलित हो जाओगे। चलो बात करते हैं नाइलॉन की। अब देखिएगा नाइलॉन क्या है, तो मैं बता देता हूँ, ये पूर्ण संश्लेषित रेशा है। अब देखो पूर्ण संश्लेषित रेशा है मतलब, मैंने कहा था कि संश्लेषित कब होगा? जब मानव के द्वारा ही उसको संश्लेषित किया जाता है, अर्थात क्या है? ये कृत्रिम है। तो कृत्रिम है तो अर्थात क्या है? इसको पूर्ण रूप से संश्लेषित किया जाता है। पूर्ण रूप से संश्लेषित कौन सा? नाइलॉन। देखो इसके अंदर मिलाया क्या क्या जाता है, तो देखिएगा यहाँ पर एडिपिक अम्ल, या एडिपिक अम्ल के साथ क्या मिलाया जाता है? हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। रट लीजिए, क्योंकि नाइलॉन का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन मिलाया जाता है। हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन मिलाया जाता है किसमें? आपके नाइलॉन के निर्माण के लिए, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाइलॉन के निर्माण के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। अब देखो जो नाइलॉन रेशा होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे प्रबल रेशा है। क्यों है? क्योंकि इसको पूर्ण रूप से संश्लेषित किया जाता है। अगर पूर्ण रूप से संश्लेषित करोगे तो सीधी सी बात है वो प्रबल होगा। इसमें प्रत्यास्थ वो हल्का होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है, यानी रबड़ की तरह मान सकते हो। आपने देखा होगा फाइबर की तरह, देखे होंगे बाजार के अंदर इस प्रकार के पूर्ण संश्लेषित रेशे होते हैं, जिनको खींचने पर वो लंबा लंबा होता जाता है, यानी उसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, परंतु होता मजबूत है, ठीक है। तो वो क्या, कौन से रेशे हैं? वो नाइलॉन के रेशे हैं, क्योंकि वो पूर्ण संश्लेषित है। और उसमें क्या मिलाया गया है? एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। चलो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं? आपके प्रत्यास्थ होते हैं, हल्के होते हैं, साथ में चमकीले होते हैं। आप
इमेजिन कीजिए कि जब बाज़ार में जाते हैं तो आपने देखे होंगे ऐसे रेसे। ऐसा नहीं, खाली आपको नाम को नहीं पढ़ना है, आपके आपके दिमाग में पूरी की पूरी इसकी तस्वीर बननी चाहिए। क्या आप बाज़ार गए? तो बाज़ार गए तो मैं चलो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर आपको ये नायलॉन आपको समझ में आ जाएगा। जब आपने देखा होगा कि महिलाओं के बाल होते हैं, तो महिलाओं के बाल की तरह कंघा डालने के लिए होते हैं ना, कंघा डालने के लिए लंबे लंबे रेसे, तो वो आप दुकान पर जाकर देखना, वो एकदम वही है आपके नायलॉन। कैसे? बिल्कुल चमकीले होंगे, ठीक है, रेसे की तरह, क्योंकि वो पूर्ण पूर्ण संश्लेषित रेसे होंगे। तो हल्के भी होंगे, चमकीले भी होंगे और प्रबल भी होंगे, क्योंकि आसानी से वो टूटता नहीं। और बता दो आपको, नायलॉन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आपने पैरासूट देखा होगा। पैरासूट पैरासूट यानी उड़ने के लिए एक सूट होता है, जिसको हम पैरा मजबूत रस्से से बनाया जाता है। आपको पता है पैरासूट मजबूत रस्से के बनाए जाते हैं, तो वो किसके हैं? वो नायलॉन के। और ये पूछ लेते हैं कि पैरासूट के अंदर किस प्रकार के रेशे का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान देना, नायलॉन। तो यहाँ आप ये मान के नहीं चलना है कि हम 8th की साइंस पढ़ रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गाइड को भी ये पीछे छोड़ती है, सबसे बड़ी यही बात है। तभी तो देखिए कि मतलब एक एक शब्द के बारे में आप पढ़िए, और ये आपको गाइड के अंदर नहीं मिलेगा, चाहे आप ढूंढ लोगे फिर भी आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो देखिएगा, पैरासूट के अंदर किस प्रकार का ऐसा प्रयोग करते हैं? नायलॉन। और नायलॉन क्या है? एक पूर्ण संश्लेषित रेशा है, पूर्ण संश्लेषित रेशा। चलो और आपको उदाहरण देता हूँ, जुराब। जुराब यानी आपके मोजे। दांत का ब्रश, बिल्कुल सही है, दांत का ब्रश होता है ना, बिल्कुल, कितना हम उसको कितना यूज़ करते हैं, वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? उसके अंदर जो रेशे होते हैं वो नायलॉन के हैं। किसके हैं? नायलॉन के हैं। और भी कह देता हूँ, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रूस है आपका, या कपड़ा धोने वाला ब्रूस है, उसमें भी नायलॉन के होते हैं, ठीक है। जुराब है, जुराब के अंदर ऊपर ऊपर होता है ना वो रबड़ की तरह, बीच में नहीं, जो ऊपर ऊपर बीच में कपड़े के होते हैं, ऊपर ऊपर देखना आप, धागे जो होते हैं वो पूरे के पूरे किसके होते हैं? नायलॉन के होते हैं। तंबू 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 जो लगाते हैं उसमें, और स्लीपिंग बैग, तो ये सारे क्या है इसमें, ये किसके बने होते हैं? नायलॉन के, ठीक है। चलो बिल्कुल बिल्कुल, मेन उद्देश्य यही रहना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि गाइडों के अंदर हमें अक्सर ये कमी देखने को मिलती है, हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर उस चीज़ को हमें रटना पड़ता है। तो यहाँ पर रटने वाली बात ही नहीं है, भली प्रकार से आराम से आपको याद होगा। चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ ले तो आप आराम से बता दोगे। फिर इसके बाद हम, जैसे कि 8th हो जाएगी, 9th हो जाएगी, 10th हो जाएगी, फिर हम साइंस के पूरे हम अच्छी सी मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। चलो अब आ चुके हैं हम एक नया ऐसा, जिसको बोलते हैं आर्लॉन। देखो अब ये आर्लॉन क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन उठ जाता है कि ये आर्लॉन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है? रेशा है। हम संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा? ऐसा ही होगा। तो ध्यान देना है, ये एसीटोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। एसीटोनाइट्राइल किससे प्राप्त होता है? एसीटोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है आपका आर्लॉन। एसीटोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है आपका कौन? आर्लॉन। तो इससे ये प्राप्त होता है, और रेशा ऊन के रेशों के समान ही होता है। और ये किसके समान होता है? ऊन के रेशों के समान। किसके समान होता है? ऊन के रेशों के समान। और प्राप्त किससे होता है? एसीटोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से। इनके जो बहुलकीकरण की प्रक्रिया अभिक्रिया करवाई जाती है, उसके माध्यम से हमें आर्लॉन प्राप्त होता है। अच्छा सा क्वेश्चन और आ चुका है, अच्छा सा टॉपिक, डेक्रोन, या इसको बोलते हैं पॉलीएस्टर। पॉली का अर्थ होता है अनेक, नहीं वो आपका पॉलीमर था, यहाँ पर पॉलीएस्टर, सॉरी है ना, डेक्रोन और पॉलीएस्टर, वो आपका पॉलीमर था, है ना। तो ये है आपके पॉली प्लस एस्टर से बना है, और इसके अंदर आपके मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल व टेरिप्थेलिक अम्ल, ठीक है। ये किससे प्राप्त होता है? आपका एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल से प्राप्त होता है, ये बहुलक से प्राप्त होता है। कौन? ये आपका पॉलीएस्टर। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि पॉलीएस्टर का निर्माण किससे होता है? तो आपको बताना है एथिलीन ग्लाइकोल व टेरिप्थेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल टेरिप्थेलिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल के बहुलकीकरण से ये प्राप्त होता है आपका डेक्रोन या पॉलीएस्टर। समझ में आ रहा है तो कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कमेंट करते रहो, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करते रहो। के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। देखो बात करते हैं प्रमुख पॉलीएस्टर की। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रमुख जो पॉलीएस्टर है, आपको
कंफ्यूज करने के लिए नायलॉन भी लिख सकते हैं आपको, मतलब जैसे कि पॉलीमर भी आपके उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, नायलॉन भी लिख सकते हैं, और फिर आपके पॉलीएस्टर भी लिख सकते हैं। फिर आपको उसमें पूछ लेंगे कि इसमें से पॉलीएस्टर कौन सा है, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो पॉलीएस्टर है आपका टेरिलीन। आपको पता है पॉलीएस्टर के आपके कपड़े आते हैं, ठीक है, बाज़ार के अंदर आपको पॉलीएस्टर के जो कपड़े मिल जाएंगे, ठीक है, चुनरी वगैरह, टेरिकोट, ठीक है, टेरिकोटा, टेरिकोट है ना, टेरिलीन, टेरिकोट, ये क्या है, ये सारे आपके टेक्रो नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम धागों से निर्मित होते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें प्राकृतिक धागे भी होते हैं और कृत्रिम धागे भी होते हैं, यानी दोनों का मिक्स होता है। और ये किस लिए काम आते हैं, आपके पसीना सोखने के लिए। अधिकतर ऐसे कपड़े पसीना सोखने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। चलो पॉलीएस्टर आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल से ये इसका निर्माण होता है। चलो आगे आ चुके हैं हम। देखो अब बात करते हैं पीईटी, जिसको वो क्या बोलते हैं, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। अच्छा टॉपिक आ चुका है अब कि आपको पीईटी क्या होता है, पॉलीएथिलीन टरथेलेट, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे किसी भी ग्रेड की कर रहे हैं, जहाँ पर आपके साइंस आती है टॉपिक, और वहाँ ये टॉपिक आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो पीईटी की बात करते हैं, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। तो देखो पॉलीएस्टर, तो क्या यहाँ पर इसी को बोलते हैं, ये पूरा नाम क्या है, पीईटी, पीईटी पॉलीएथिलीन टरथेलेट। क्यों दिया वहाँ पर, एथिलीन ग्लाइकोल था और टरथेलिक अम्ल के मिश्रण से पॉलीएस्टर बना, तो इसी को ही पॉलीएस्टर बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का दूसरा नाम है यहाँ पर पीईटी, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, मैंने अभी आपको बता दिया था वैसे, और बाकी उपयोग जान लेते हैं। जैसे बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, और फिल्म, तार आदि के निर्माण में। देखो संश्लेषित जैसे पॉलीएस्टर बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ध्यान देना, जो कि संश्लेषित जैसे होते हैं पॉलीएस्टर, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। आपको पता है जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। जो संश्लेषित पॉलीएस्टर है, यानी जिसको संश्लेषित किया गया है, वो पॉलीएस्टर जल्दी आग पकड़ लेता है। चलो आगे चलते हैं। सभी रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सभी रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। किससे क्या तैयार किए जाते हैं, विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये था आपके, यानी सभी रेसे जो पेट्रोलियम मूल के जो कच्चे माल होते हैं, तो उन्हीं से विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से रेसे प्राप्त किए जाते हैं। तो चलते हैं आगे। अब देखो अच्छा टॉपिक आ चुका है कि प्लास्टिक। तो ध्यान दीजिएगा प्लास्टिक क्या होता है। तो प्लास्टिक किसे कहते हैं, प्लास्टिक का अर्थ क्या होता है, पॉली प्लस एथीन, हम बोलते हैं ना पॉलीथीन। तो किससे बनी होती है, पॉली प्लस एथीन से बनी होती है। जैसे एग्जाम्पल लेना है तो देखो बेकेलाइट होती है, पॉलीथीन होती है, टेफ्लॉन होती है, और पीवीसी के जो तार होता है, पीवीसी की पाइप, पीवीसी के तार, ये सारे क्या है, आपके प्लास्टिक है। क्या है, प्लास्टिक है। अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक लगता है। अब देखो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, और प्लास्टिक आपको दे देते हैं, फिर आपको पूछते हैं कि इनमें से सम्मान कौन सा है, असम्मान कौन सा है, संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है। तो आजकल क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सीधे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, कौन सा, वापस दोहराइएगा, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दो प्लास्टिक हो गए आपके, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये आसानी से विकृत हो जाता है। कैसे, और थैली मान लो आप, थैली को जैसे ही गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से विकृत हो जाएगा। ठीक है, जैसे बाल्टी है प्लास्टिक की, उसको करोगे तो क्या हो जाएगा, वो टेढ़ी हो जाएगी, किसी भी प्रकार का उसका आकार हो जाएगा, यानी उसकी जो आसानी से वो क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा प्लास्टिक क्या कहलाता है आपका, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। कैसे, जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी के तार हैं, खिलौने हैं,
ठीक है। आदि क्या है, आपके थर्मोप्लास्टिक ही है। और देखो थर्मोप्लास्टिक का उपयोग भी आपके खिलौने निर्माण के अंदर ही होता है। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो ध्यान देना खिलौनों के निर्माण में। अधिकतर जो खिलौने बनाए जाते हैं वो थर्मोप्लास्टिक के होते हैं। अब बात आती है कि थर्मोप्लास्टिक हमने पढ़ लिया कि इसमें जो आकृति होती है वो विकृत हो जाती है। तो थर्मोसेटिंग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार सांचे में डालने के बाद गर्म कर नरम नहीं किया जा सकता, जैसे बेकेलाइट और मेलाइन। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग में बात बैठा लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो थर्मोसेटिंग। बेकेलाइट प्रकार का प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग, ठीक है। मेलालाइन और क्यों, इनको एक बार आप डाल दोगे तो वापस इनको विकृत नहीं कर सकते हो, ये सीधा टूटेगा। सांचे वापस गर्म करोगे तो ये नरम होगा ही नहीं, सीधा टूट जाएगा, ठीक है। जबकि थर्मोप्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, थर्मोसेटिंग में अलग है और इसमें यह हो, ठीक है। इसको याद रखने का यही है कि आजकल सेटिंगें बहुत कम चलती है, आपको सेटिंग पर ध्यान नहीं देना है, जो घर वाले कहें उसी के अनुसार चलना है, क्योंकि ये कम टाइम के लिए है। तो इसलिए ध्यान दें, ये नरम नहीं होती है। एक बार सांचे में डालने के पश्चात ये दूसरी बार अगर प्रयोग करते तो आप ये आपका टूट जाती है, कारण है। तो इस प्रकार आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, गलत ना लें, है ना। बेकेलाइट और मेलाइन, है ना, ये हो जाएगा आपका बेकेलाइट और मेलाइन अच्छी तरीके से। चलो चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं लेना है भाई, हर चीज़ के लिए एक लिमिट होती है। चलो आ चुके हैं, नोट्स बिल्कुल शानदार है, ज़बरदस्त है। बेकेलाइट। अब बात आती है कि आपने अभी पढ़ लिया कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो बेकेलाइट है, जिसको एक बार आपने सांचे में डाल दिया तो गर्म करने पर वो विकृत नहीं होगी। यही है। आपको पता है जो आजकल प्लास्टिक के जो बोट वगैरह आते हैं जो अलग टाइप के, ठीक है, वो अक्सर थर्मोसेटिंग में आते हैं। आपको उनको नरम गर्म करोगे तो वो टूट जाएंगे। तो वही चीज़ है। देखो बेकेलाइट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। विद्युत तथा उष्मा के ये क्या होते हैं, कुचालक होता है। क्या होते हैं, कुचालक, मतलब इनमें करंट नहीं होता है। कुचालक और सुचालक में ध्यान दे दीजिएगा, सुचालक में करंट होता है और कुचालक में करंट नहीं होता है। मतलब क्या है, ये विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी यानी विद्युत का रोध करेंगे, विरोध करेंगे। कौन, विद्युत है उष्मा का कौन करेंगे, बेकेलाइट। जैसे स्विच, स्विच होता है ना बाहर वाला, तो वो स्विच क्या है, बेकेलाइट ही है। तो मैं उसी प्लास्टिक की बात कर रहा था कि स्विच वगैरह है, तो ये इनको गर्म करोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा बस। जैसे बर्तन के हत्थे, आपने देखे होंगे जो बर्तन के हत्थे बने होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। अगर वो गर्म होंगे तो क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। फिर आप अब बात करते हैं मेलाइन। इंपॉर्टेंट है, मेलाइन क्या होता है, इसको बोलते हैं आग प्रतिरोधक। क्या है, आग प्रतिरोधक, यानी आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधान में। वेरी गुड। चाहे आप लिख के ले लीजिएगा, चाहे किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि मेलाइन का प्रयोग कहाँ होता है, या आपको पूछ लेंगे कि आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधान में किस प्रकार के प्लास्टिक के कपड़े पहने जाते हैं। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, ठीक है। चलो मेलाइन और बेकेलाइट। अब चलो आराम से आगे चलते हैं, प्लास्टिक के गुण। तो प्लास्टिक के गुण क्या होते हैं, प्लास्टिक कुचालक होता है। प्लास्टिक कुचालक अर्थात विद्युत का वो विरोध करेगा, अर्थात विद्युत उसमें नहीं होगी, चालन नहीं होगा। फिर अक्रियाशील होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं, अक्रियाशील होता है, किसी भी प्रकार के किसी के साथ वो अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये अक्रियाशील होता है। हर शब्द को हम समझते हुए चल रहे हैं, बस आपसे एक ही निवेदन है, आप शेयर करते रहें। देखो हल्के होते हैं ये प्लास्टिक, और अत्यधिक ताप सहने की क्षमता होती है, यानी प्रबल। प्लास्टिक क्या होता है, अत्यधिक ताप सहने की इनमें क्षमता होती है, यानी हम कह सकते हैं प्रबल होती है। अब सबसे अच्छी बात आती है यहाँ पर, नॉन स्टिक बर्तन आपने देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं न चिपकने वाले। नॉन स्टिक अर्थात चिपकते नहीं हैं। तथा तवा एवं कढ़ाई, आपने देखा होगा तवा एवं कढ़ाई नॉन स्टिक बर्तन वाले पर विशिष्ट टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। ध्यान देना, जो नॉन स्टिक बर्तन वाला होता है उन पर विशिष्ट प्रतिरोध की या विशिष्ट टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। किसकी, टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन क्या एक प्रकार का बहुलक है, जो मैं अभी पीछे बता चुका हूँ। चलो प्लास्टिक और पर्यावरण, अच्छी बात है, हम प्लास्टिक और पर्यावरण की ओर प्रवेश कर चुके हैं कि प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या अंतर है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो प्लास्टिक एवं पर्यावरण क्या है,
प्लास्टिक का एक कारण है कि जो अगर हमें प्लास्टिक कहीं ज़मीन में ये पड़ गई तो सीधी बात है कि वहाँ की भूमि बंजर हो जाएगी, क्योंकि केशिकाओं के माध्यम से केशिकाएँ जो भूमि की केशिकाएँ वो फूटेगी नहीं, तो वहाँ पर नमी नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर बंजर की स्थिति हो जाएगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो प्लास्टिक का कभी अपघटन नहीं होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जैव और अजैव, ठीक है। जैव यानी अनिम्नीकरणीय, एक होता है जैव निम्नीकरणीय जिसका दोबारा प्रयोग किया जा सके, अनिम्नीकरणीय जिसका दोबारा प्रयोग ना हो, ठीक है। ये जैव निम्नीकरणीय का क्या होता है, यानी अपघटन आसानी से हो जाए। जैव निम्नीकरणीय मतलब जीवों के द्वारा, इसके माध्यम से जो जीवों के द्वारा प्लास्टिक का जो प्रयोग किया जाता है, जिनका आसानी से निम्नीकरण हो जाए या उपयोग कर लिया जाए, तो वो तो हो जाएगा आपका जैव निम्नीकरण। और अजैव या जैव अनिम्नीकरण जिसका आप प्रयोग करने के बाद, एक बार प्रयोग करने के बाद वापस दोबारा नहीं किया जा सकता। कैसे? देखो, जैव निम्नीकरण जैसे आपको पता होगा, आपके घर के बाहर प्लास्टिक लेने वाला आता है, तो वो क्या करता है, आपसे प्लास्टिक के बर्तन वगैरह ले लेता है, तो फिर क्या करता है, वो होते हैं आपके थर्मो प्लास्टिक, है ना, तो उनको वो ले लेता है, फिर फैक्ट्रियों के अंदर उनको गर्म करके दूसरे सांचे में डाल के उसको आकार दे देता है। तो वो तो हो गए आपके अपघटन, आसानी से हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जैव निम्नीकरण। और देखो जैव अनिम्नीकरणीय जिसका अपघटन नहीं होता। कैसे? जैसे बार वाला आया, उसको कहोगे ले भाई स्यूज ले ले, वो स्यूज लेगा? नहीं लेगा, उसको पता है ये प्लास्टिक काम का ही नहीं है, एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दो। तो वो चीज़ होती है, वो होता है आपका अनिम्नीकरण। चलो, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, ये यूआर का सिद्धांत का अनुसरण करता है, तो किस प्रकार उपयोग कम होता है, ठीक है, उपयोग कम, फिर पुनः उपयोग, पुनः चक्रित और पुनः प्राप्त, ये हो गए आपके निम्नीकरण, है ना। उपयोग कम होगा, जैसे कि आपने बाल्टी का उपयोग किया, ठीक है, काफ़ी दिनों तक उपयोग किया, फिर उसको बाहर वाले को बेच दिया, फिर उसने क्या किया, फैक्ट्री में गए, उसका पुनः चक्रण हुआ, पुनः उपयोग हुआ, और पुनः चक्रित होकर पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ है आपके। चलो आज के लिए इतना ही। तो आज ये क्लास आपकी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको सभी जितने भी आप देख रहे हैं, आपको पूरी क्लासें अटेंड करनी है, क्योंकि सभी क्लासें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और हम एनसीईआरटी बेस पर पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम एनसीईआरटी बेस पर पढ़ रहे हैं। आपको कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप आराम से कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हम एनसीईआरटी बेस की जितनी भी क्लासें हैं सारी लेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, चाहे साइंस की हो, राजस्थान जीके की तो एनसीईआरटी ई लर्निंग पर चल ही रही है, बाकी इस पर आपके 7th 8th एनसीईआरटी बेस की क्लासें चल रही है। चलो, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए।